नमस्कार दोस्तों। 1970 के दशक की एक बात बताता हूं। अमेरिका में रॉकसील चाहता था कि भारत में उसकी एंट्री हो जाए। वो चाहता था कि किस तरह से भारत में एंट्री करके वो भारत की बैंकिंग पर कब्जा कर ले। जी, उसके लिए उसने बड़े दबाव बनाए। सारी कोशिशें नाकामयाब हो गईं और उधर इंदिरा गांधी ने किया ये कि जो निजी बैंकें थीं उन सब को उन पूंजीपतियों के हाथ से छीन करके उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया। उन्होंने किसी भी बैंक को प्राइवेट नहीं होने दिया और उन्होंने कहा जो सरकारी बैंकें हैं वो सरकारी ही रहेंगी और इसी तरह करेंगी। रिचर्ड निक्सन उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति था। दुनिया में उसका भी वही माना जाता था जैसे आजकल डोनाल्ड ट्रंप तबाह किए हुए। वो भी बिल्कुल गुस्से में भन्नाया। उसने पहले इंदिरा गांधी को बुलाया, कहा कि आप ये डिनर कीजिए, आप ये कीजिए, वो कीजिए, और फिर उसके बाद उसने कहा ये करिए। इंदिरा गांधी ने कहा हम कोई गुलाम देश नहीं है, अमेरिका की कॉलोनी नहीं है जो आप हमें आदेश देंगे और हम सुन लेंगे। हम बिल्कुल नहीं करेंगे। इंदिरा गांधी ने उसी अमेरिका में वहां के नेशनल प्रेस क्लब में संबोधित किया और वहां बता दिया, जहां 200 से अधिक जर्नलिस्ट थे, उन सब के सामने कह दिया कि भारत कोई यहां आदेश सुनने नहीं आया है, कोई आदेश देने की क्षमता ना रखे। हम अपने फैसले अपने देश के, अपने लोगों के हितों में लेंगे, अमेरिका के नहीं। समझौते में लेना देना होता है लेकिन देश से सौदा नहीं होता है। जी हां, वो इंदिरा गांधी थी। और रॉकसील वहां का वित्तीय माफिया कह सकते हैं, आज रॉक चाइल्ड कह सकते हैं। तो आज वो फिर एंट्री की तैयारी कर रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो समझौता किया अमेरिका से 6 फरवरी 2026 को, जो अमेरिका ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया, उस ऑर्डर में लिख दिया कि भारत की नेशनल सिक्योरिटी, भारत की फॉरेन पॉलिसी और भारत की इकोनॉमी पॉलिसी सब अमेरिका के अधीन होगी। और अमेरिका के विदेश मंत्री ने जाकर के हमारे विदेश मंत्री के सामने कह दिया अमेरिका फिर से कॉलोनी वाले सिस्टम को डेवलप कर रहा है। जी हां, हम ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करते थे, यानी ब्रिटेन के गुलाम थे। अब अमेरिका वो कर रहा है और उसका पहला गुलाम हिंदुस्तान बन रहा है। जी, तो अब जो सरकारी बैंक हैं उनके लिए किया जाएगा। तब इंदिरा गांधी ने जब विरोध किया तो सीआईए की संस्था, कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम के नाम से जो बनाई थी सीआईए ने, उस संस्था का इंडिया चैप्टर का हेड 1950 से एक व्यक्ति था जिसका नाम था जयप्रकाश नारायण। उस जयप्रकाश नारायण को तुरंत उन्होंने सक्रिय किया और इंदिरा गांधी के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। यहां से यह हुआ था। लेकिन इंदिरा गांधी ने समझौता नहीं किया, हर चीज से लड़ी और उन्होंने देश को बिकने नहीं दिया। देश का सम्मान बढ़ाया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, परमाणु विस्फोट किया, सिक्किम को छीन के भारत में मिला लिया। आज भारत क्या कर रहा है? भारत सरेंडर किए हुए है, हर जगह सरेंडर किए हुए। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एआई समिट बुलाया और जो एआई समिट बुलाया उसमें फ्रांस के राष्ट्रपति को भी बुलाया। उनको जब वो संबोधित कर रहे थे तब बता रहे थे कि कैसे फ्रांस के साथ हमारे कैसे रिश्ते, और फ्रांस भी कह रहा था कि हां, हम भारत के साथ में क्या करने जा रहे हैं। कुल मिलाकर के हम अपने एआई में उसको किस तरह से देने जा रहे हैं पार्ट। चलिए भाई, दीजिए, आप बढ़ाइए भारत के एआई को। लेकिन नहीं, वहां इतना अव्यवस्था का आलम, यह स्थिति हुई कि दुनिया भर के अखबारों ने, बीबीसी हो या सीएनएन हो, तमाम ने उस अव्यवस्था का जिक्र किया
कि भारत ने आयोजन तो किया, लेकिन असलियत ये है, और सब ने उसे दिखा दिया और कहा वीआईपी कल्चर के चक्कर में नरेंद्र मोदी के लिए इस तरह से कर दिया गया कि सारे लोग और जो कंपनियां आई थी उनके सामान किसी के चोरी हो गए, किसी के गायब हो गए, किसी का कुछ हुआ। यह स्थिति कर दी भारत सरकार ने। मजबूरन भारत सरकार के मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी से माफी मांगी। पहली बार है माफी मांग रहे हैं। एक बार नरेंद्र मोदी ने भी मांगी थी किसानों से, लेकिन किया किसानों के ही खिलाफ। आप देखिए, मैक्रो जब आए तो मुंबई उतरे। मुंबई में सुबह के समय वो सैर कर रहे थे और सैर करने बिल्कुल बिना किसी वीआईपी कल्चर के हो गए। लोगों के बीच में जब लोगों ने देखा अरे ये तो फ्रांस का राष्ट्रपति सैर कर रहा है, तो उन्हें खुद आश्चर्य हुआ कि फ्रांस जैसे बड़े देश का राष्ट्रपति, जो एक संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का भी सदस्य है, वो कैसे टहल रहा था। ये आप देखिए, लोगों के बीच में मरीन ड्राइव पे निकल गए, टहलने लगे। तो अब आप सोच लीजिए, यह स्थिति होती है। लेकिन हमारे यहां वीआईपी कल्चर के चक्कर में यह होता है। नरेंद्र मोदी प्लेन पकड़ने जा रहे थे तो सारे प्लेन्स की फ्लाइट जो है रोक दी जाती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का पहले प्लेन उड़ जाए फिर कोई प्लेन उड़ेगा। कभी भी 2014 पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो प्लेन उड़ता है वो उस एयरपोर्ट से दूसरे हिस्से में बने एयरपोर्ट से और रनवे से उड़ता है। यहां पर जो आम लोगों के प्लेन उड़ते हैं वो दूसरे रनवे से उड़ते हैं। लेकिन नहीं, भारत का प्रधानमंत्री इतना डरता है, वो उस जहाज से चलता है जो मिसाइल से भी न मारा जा सके, यह दावा किया जाता है। बावजूद इसके वो इतना डरता है कि उसका प्लेन ऐसे चलता है। तो अब आप समझ लीजिए, तो अपने डर में, अपने वीआईपी कल्चर में वो इस तरह की स्थिति करता है और फिर उनका गैंग झूठ बोलता है, नफरत फैलाता है। कांग्रेस पार्टी ने फिर से, पवन खेड़ा जो उनके मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने खुलासे कर दिए कि हरदीप पुरी जो रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम सफाई देते घूम रहे हैं, वह भी उन्होंने बता दिया कि किस तरह से यह शख्स झूठ बोल रहा है। कैसे इस शख्स ने नरेंद्र मोदी सरकार बनने के साथ ही दलाली शुरू कर दी थी एप्स्टीन के साथ मिलकर। जेफरी एप्स्टीन को वो पहले बोलता है कि उसे उसके बॉस ने मिलवाया था, बाद में वही उसी इंटरव्यू में बोल जाता है कि मैंने उन्हें मिलवाया था। तो ये समझिए, और वो इतने बार उनके साथ डिनर और हैव फन किया है कि उसकी संख्या नहीं बताई जा सकती। इतने सबूतों के साथ में कांग्रेस पार्टी ने पूरा चेहरा खोल के रख दिया, और यही वजह है कि भारत ने लंबे समय तक एआई पर कोई काम नहीं किया, जबकि दुनिया के तमाम देश कर बैठे थे। 2016 में एआई समृद्ध होने लगा था, लेकिन भारत में उस पर कुछ नहीं किया गया। आज हम जब पिछड़ गए हैं, इस हालत में आ गए हैं कि हम एआई में कहीं नहीं टिक रहे हैं, तब एआई समिट करके नरेंद्र मोदी सिर्फ एक ड्रामा कर रहे हैं। जी हां, देश के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि इसके जरिए वो भारत की पूरी आईटी इंडस्ट्री एआई के नाम पे अमेरिका और उनके साथियों के साथ में सौंप देने की तैयारी में। जी, जब ये आपको बात समझ में आएगी तो आप समझेंगे। उधर नफरत फैलाने का खेल चलता ही है। तो आप देखिए, जो नरेंद्र मोदी सरकार में, यानी नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की सरकार का मुख्यमंत्री असम में, वो हेमंता बिस्वा शर्मा, वो नफरत फैलाने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए जिस तरह के वीडियो बनाता है, जिस तरह से बोलता है, जो भी कुछ कहता है, उन सब के खिलाफ लखनऊ यूनिवर्सिटी की वीसी रही रूपरेखा वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की कि इस तरह के हेट स्पीच पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, नियमावली बननी चाहिए। राजनीतिक लोग इस तरह से इस्तेमाल करके
नफरत फैलाते हैं, हिंसा कराते हैं। और उन्होंने उसमें सबूत दिए, उन्होंने 1 दर्जन से अधिक सबूत उसमें सबमिट किए थे। देश के एक बहुत बड़े वकील कपिल सिब्बल ने इस पर बहस की, तथ्य बोले, लेकिन जैसा होता है इस देश में, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा नहीं, हम इस पे सुनेंगे ही नहीं, इस पे कुछ नहीं करें। हालांकि वहीं पर जस्टिस नागरत्ना थी, उन्होंने जरूर कहा, उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं और उन्होंने कहा राजनीतिक नेताओं को देश में भाईचारा बढ़ाना चाहिए, ना कि नफरत फैलानी चाहिए। और उन्होंने इसमें कहा कि हम गाइडलाइन बना भी दें तो उसका पालन कौन करेगा, क्योंकि इन्हीं को पालन करवाना है। इसलिए इस पर सख्त कार्रवाई के लिए कैसे नियंत्रण हो, इसके लिए हम सबको सोचना चाहिए, करना चाहिए। जी हां, तो यह भी है। लेकिन वहीं हम देखते हैं उत्तराखंड की सरकार ने एक नफरती आदेश जारी किया कि उत्तराखंड के जितने तीर्थ हैं वहां पर मुसलमान और ईसाइयों की नो एंट्री होगी, और इसके बोर्ड लगने शुरू हो गए। हमने देखा था केदारनाथ, बद्रीनाथ और दूसरी जगह। मैं तमाम जगह गया हूं, तमाम मस्जिदों में गया हूं, तमाम चर्चों में गया हूं, कभी उनके यहां नहीं रोका जाता है, उनके यहां नो एंट्री नहीं कही जाती। हमारे यहां नो एंट्री की हो सकता है कोई व्यक्ति आए, हमारे धर्म से इतना प्रभावित हो और हमारे धर्म को अपनाए, तो हमें तो ये करना चाहिए, हमें बताना चाहिए हमारा धर्म कितना महान है। उसकी बजाय हम अपने धर्म में इस तरह से ताला लगाने का करेंगे, तो ये अधिकार तो किसी को कोई नहीं दे सकता। लेकिन इस तरह, और वो भी सार्वजनिक स्थान पर, यह कोई निजी स्थान नहीं है। हरिद्वार के घाट निजी नहीं है, गंगा सबकी है, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, सिख हो ईसाई हो। इसी तरीके से चाहे मंदिर है, मंदिर के अंदर आप हो सकता है आप एंट्री रोक सकते हैं, लेकिन मंदिर तक जाने से आप नहीं रोक सकते। लेकिन वह भी रोका जा रहा है कि आप तीर्थ की तरफ भी नहीं जाए, और यह इस पर सरकार भी सहमत हो गई, वो भी हो गए, और नफरती लोगों का गैंग आजकल धर्म के नाम पर काबिज है, जो हिंदू मुस्लिम के सर्टिफिकेट बांटता है। उधर आप देखिए, जिस बांग्लादेश में हम तमाम बार कह रहे थे कि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वहां नई सरकार बनी, तो नई सरकार ने वहां पर एक हिंदू को मंत्री बनाया, अपना स्पीकर, जो उनका लोकसभा है, जो भी कहिए उनकी असेंबली का, उसका जो स्पीकर बनाया वह भी हिंदू बनाया। तो अब आप सोचिए, वो इस तरह से कर रहे हैं और हम नफरत फैला रहे हैं, और फिर हम बोलेंगे कि हम विश्व गुरु हैं। हमको कौन सुनेगा, कौन कहेगा? क्योंकि हम अपनी नाकामियों पर इसके जरिए पर्दा डालते हैं। जल जीवन मिशन के नाम पे नरेंद्र मोदी ने हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट शुरू किए। उन प्रोजेक्ट्स के सच रोज ब रोज सामने आते हैं कि किस तरह से उनमें भ्रष्टाचार हुए। कहीं पे अचानक बनी वो टूट जाती हैं, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। तो इसी कड़ी में आप देखिए, जो इंदौर था वहां पर जिस तरह 35 लोग मर चुके हैं, 35 लोगों की मौत हो गई जहरीला पानी पीने से। इसके बाद में हमने देखा कि नोएडा में जहरीला पानी पीने से कुछ लोग मरे थे, दिल्ली में मरे, अब हरियाणा के पलवल में इसी तरह से 1 दर्जन से अधिक लोग जहरीला पानी पीने से मर जाते। भारत का संविधान हर व्यक्ति को गारंटी देता है स्वच्छ हवा की, स्वच्छ पानी की, स्वच्छ वातावरण की, और जब वह गारंटी देता है तो यह सरकार उस संविधान के खिलाफ हो जाती, उससे नफरत करने लगती, क्योंकि इसका तो धंधा ही उससे चल रहा है। तो उस भ्रष्टाचार के कारण आज देश के लोग मर रहे हैं। उन्हें कहा जाता है आप फिल्टर लगाइए, उन्हें कहा जाता है आप आरओ लगाइए। क्यों? हम क्यों लगाएं आरओ, क्यों लगाएं फिल्टर? यह तो ड्यूटी भारत सरकार की है कि वो सुनिश्चित करे, राज्य सरकार की है कि वो सुनिश्चित करे कि हमें स्वच्छ पानी मिले, स्वच्छ हवा मिले, स्वच्छ वातावरण मिले। जी,
वंदे मातरम चिल्लाते हैं, वंदे मातरम में यही तो कहते हैं, सुजलाम सुफलाम बद मलयज शीतलाम, तो यही कह रहा है। यदि आप वो अनिवार्य कर रहे हैं तो पहले यह अनिवार्य कीजिए कि स्वच्छ हवा देंगे, स्वच्छ जल देंगे, स्वच्छ वातावरण देंगे, तब आप वंदे मातरम को गाने के हकदार हैं, नहीं तो आप नहीं है। लेकिन नफरत की बहा के और ये करेंगे, बिल गेट्स के स्वागत के लिए बिछ जाएंगे। और इस देश का मीडिया, जिसको गोदी मीडिया, जिसकी ड्यूटी है कि इन सबको दिखाए, बताए, सच्चाई बताए, तो वो बताने की बजाय सरकार के लिए ढाल बनने की कोशिश करती है। जब इसके लिए देश भर में विरोध होने लगा कि बिल गेट्स जैसे व्यक्ति को यदि संबोधित करने के लिए बुलाया जाएगा तो बेहद अपमानजनक। तो ऐसी स्थिति में सूत्रों के मुताबिक सूत्र मूत्र वाला जो उनका यंत्र है वो चलने लगा, और उससे कि हाँ उसको नहीं बुलाया जाएगा, ये किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ बिल गेट्स की तरफ से उनके फाउंडेशन ने घोषणा कर दी, नहीं, बिल गेट्स आएंगे, टाइम पर बोलेंगे और वो करेंगे। सब अफवाह। अब जो भी हो, बोलने दीजिए, ना बोलने दीजिए, लेकिन आपने अपना चाल चरित्र चेहरा दिखा दिया है। चंद्रबाबू नायडू ने अपना चाल चरित्र चेहरा दिखा दिया है कि कैसे वो उसके आगे सरेंडर थे। और नरेंद्र मोदी ने तो दिखाई दिया है कि चंडीगढ़ में जिस तरह से उन्होंने चंडी मंदिर में भेजा, सेना के अपने मुख्यालय में, जो पश्चिमी कमान का मुख्यालय है, वहां पर जिस तरह से उन्होंने भेजा सेना के अमेरिका के राजदूत को अनुमति दी, और वो राजदूत आकर के वहां निरीक्षण करते हैं। वो निरीक्षण करके यह बताते हैं कि कैसे और क्या होगा। हमारे सैन्य मुख्यालय में वो निरीक्षण कर रहे हैं, वो राजनयिक है। राजनयिक के साथ में यदि वो निरीक्षण करने आए थे तो हमारा राजनयिक होना चाहिए था, लेकिन हमारा कोई राजनयिक नहीं था। हमारे रक्षा मंत्री, हमारे वाणिज्य मंत्री और हमारे जो भाजपा के पूर्व अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा सहित तमाम सारे भाजपा के लोग नाच रहे थे उस वक्त में, जब यह करना था, इसको लेके संबोधित करना था। अब आप सोचिए, यह दशा हो तो आप क्या कहेंगे कि ये लोग देश के लिए कर रहे हैं? नहीं भाई, ये देश के लिए नहीं करते हैं, ये देश के लिए है भी नहीं। ये असल में सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीते हैं, और यही है, और इसीलिए ये सारे हालात बनते हैं। तो जब ये हालात बनते हैं तो निश्चित रूप से आप देख लीजिए, मैं यही नहीं कहूँ, अमित शाह पर लगे मर्डर। अब आप समझ लीजिए, ये हमारे रक्षा मंत्री कर रहे हैं और वहां ये हो रहा है। तो यह अपने आप में भारत के लिए शर्मनाक है कि किस तरह की स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। फिर एक चीज बताओ, जो सैनिक विकलांग हो जाते थे उन्हें जो पेंशन मिलती थी वो टैक्स रहित होती थी, क्योंकि वो असल में उन्हें पेंशन कोई आय का साधन नहीं बल्कि उनके निर्वाहन का साधन माना जाता था। लेकिन अब भारत सरकार ने कर दिया कि नहीं, उसे टैक्सेबल कर देंगे, और उसको लेके जो एक विकलांग हुए 22 साल से with one artificial leg. And when he came back with his head high. However, when he wore his uniform that day, he did not negotiate the risk. He did not calculate. तो अब आप समझ लीजिए, ऐसी स्थिति में उनकी पत्नी इस बात के लिए दुख व्यक्त कर रही है कि यह स्थिति है। सोचिए, ये राष्ट्रवादी है, राष्ट्र के दुश्मन है, देश को गिरवी रख दिया है। इसीलिए मैं कहता हूं, इंदिरा गांधी याद आ रही थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू याद आ रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का याद करिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू को तो ये रेगुलर गाली देते हैं, लेकिन देखने वाला है। देखिए, पंडित नेहरू अमेरिका गए तो अमेरिका में इस तरह अमेरिकन खड़े थे, इवेंट नहीं आयोजित हो रहे, और आज हमारे यहां से पैसा खर्च करके आता है। तब हमें
राहुल गांधी की बात याद आती है। राहुल गांधी ने संसद में, हिंदुस्तान के किसान की जमीन की जो कीमत है वो तेजी से बढ़ रही है। ये 2015 में राहुल गांधी ने कहा था, किसानों को लेकर चिंता व्यक्त की थी और उस समय बताया था कि कैसे नरेंद्र मोदी सरकार कारपोरेट के लिए सिर्फ कर रही है और किस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार अमेरिका के आगे झुकी है। आज फिर वो सारी बातें साबित हो रही। तो कभी अमेरिका, कभी चीन, कभी रसिया, कभी फ्रांस, कभी कहीं, कभी सऊदी, और सबके उनके झुकते घूमेंगे। भारत में नफरत फैलाएंगे, लोगों को जहरीले पानी से, जहरीली हवा से मरने देंगे और यहां ऐसे करें। यह देश बना दिया है। इसीलिए कांग्रेस लड़ रही है। आज कांग्रेस देश के 1 दर्जन से अधिक राज्यों में प्रदर्शन कर रही थी। उस उत्तर प्रदेश में जहां कहते हैं कांग्रेस नहीं है, आज उसने वो छका दिया, जबकि तमाम नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। बावजूद इसके विधानसभा घेराव कार्यक्रम में आज सरकार की बखिया उधेड़। कांग्रेस ही अकेले जो सड़क पर, शेष कोई नहीं। जी हां, यह सच। जय